हेलो ऑल। मैं हूं डॉक्टर किशोर काळे और मैं औरंगाबाद में कालेज बायोलॉजी क्लासेस यानी केबीसी में पढ़ाता हूं। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। कल हमने आरबीसी को शुरुआत की थी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स या रेड ब्लड सेल। इसका दूसरा नाम क्या है? इरेथ्रो। इरेथ्रो ये वर्ड आता है इरेथ्रोस से। इरेथ्रोस मतलब लाल, रेड। और साइट ये वर्ड आता है काइटोस से। तो काइटोस का मतलब होता है सेल। तो दूसरा नाम है इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोस मतलब रेड और साइट मतलब सेल। तो आरबीसी या रेड ब्लड सेल जो है वो हमारे ब्लड के सबसे अबंडेंट फॉर्म एलिमेंट है। काउंट अगर देखा जाए, मैं कल के भी पॉइंट रिवाइज कर रहा हूं, तो काउंट अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं। मिलियन आरबीसीज होते हैं पर mm³ ऑफ ब्लड में। अब ये काउंट तो नॉर्मल हो गया। अगर ये काउंट इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया नोट कर लो, ये पॉइंट नया है। और अगर आरबीसी काउंट, और एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, तो दोनों तरीकों से इंपॉर्टेंट है। अगर आरबीसी का काउंट कम हो जाए तो इसे कहते हैं इरेथ्रोसाइटोपेनिया। इरेथ्रोसाइटोपेनिया इज डिक्रीज इन आरबीसी काउंट। अब आरबीसी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज इरेथ्रो इज फॉर इरेथ्रोसाइट यानी आरबीसी, और फॉर्मेशन के लिए सफिक्स लगता है पोइसिस। तो इरेथ्रोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। व्हाट आर द साइट्स ऑफ इरेथ्रोपोइसिस? तो मैंने कल ही इस पे काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए हैं। अगर आरबीसी फॉर्मेशन लाइफ में शुरू कहां पे होता है, ये अगर पूछा जाए तो जन्म से पहले उस बच्चे में यॉर्क सैक नाम का स्ट्रक्चर होता है। यॉर्क सैक का डायग्राम मैंने इससे पहले का जो लेक्चर है उसमें दिखाया भी है, यॉर्क सैक क्या होता है। लेकिन यॉर्क सैक एक्चुअली बनता कैसे है, उसके फंक्शंस क्या है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक के लेक्चर में कवर होंगे। डायग्राम मैंने इससे पहले के लेक्चर में दिखा दिया है। तो आरबीसी फॉर्मेशन की शुरुआत पहले तो होती है यॉर्क सैक में। उसके बाद 3-4 महीनों के बाद, प्रेगनेंसी के 3-4 महीनों के बाद उस फीटस में आरबीसी फॉर्मेशन जो है वो लीवर में शुरू होता है। और उसके बाद 7 महीनों के बाद, 7 से 8 महीनों के वक्त के दौरान ये लीवर से शिफ्ट होके रेड बोन मैरो में शिफ्ट होता है। और फिर अडल्ट लाइफ में रेड बोन मैरो इज द मेजर साइट ऑफ द आरबीसी फॉर्मेशन। अब ये रेड बोन मैरो होता क्या है? तो हमारे बॉडी के जो बोन्स होते हैं उसमें भी स्पेसिफिकली अगर प्रीडोमिनेटली कहा जाए तो लॉन्ग बोन्स जो होते हैं, लॉन्ग बोन्स माने आपके हाथों के बोन, पैरों के बोन्स जो होते हैं, ये लॉन्ग बोन्स के अंदर, बाहर से भले ही बोन हार्ड सॉलिड लगे, लेकिन अंदर उनके कैविटी होती है और उस कैविटी में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं और वो सॉफ्ट टिश्यू कहलाए जाते हैं बोन मैरो। उस सॉफ्ट टिश्यू को कहा जाता है बोन मैरो। बोन मैरो 2 टाइप के होते हैं बच्चों। बोन मैरो 2 टाइप के होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। जैसे शुरुआत में जब जन्म होता है तो प्रीडॉमिनंट, बघा मी काय म्हणतोय की हा जर बोन असेल तर बोनच्या आतला हा जो पोर्शन आहे हा पोकळ असतो, आणि पोकळ म्हणजे बाहेरून बोन जसं हार्ड आणि टणक वाटतं तर ते आतून भरीव नसतं, वो अंदर से हॉलो होता है। और इस हॉलो पोर्शन में एक सॉफ्ट मटेरियल जो होता है वो फिलअप होता है। वो जो सॉफ्ट मटेरियल है उसे कहा जाता है बोन मैरो। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको भी पता होगा ये कि अगर कोई लॉन्ग बोन आता है, जो भी नॉनवेज आप खाओगे उसमें जो लॉन्ग बोन आता है तो उसके अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी में सॉफ्ट मटेरियल भरा होता है, और वो एक्चुअली उस जानवर का बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो, लॉन्ग बोन के अंदर जो कैविटीज होते हैं उसके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है, बोन के अंदर का सॉफ्ट टिश्यू, उसे बोन मैरो कहते हैं। अब यंग एज में, छोटे बच्चों में प्रीडोमिनेंट बोन मैरो है रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो में
हीमोपोइटिक, हीमोपोइटिक, देखो हीम इज फॉर ब्लड, पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, स्टेम सेल्स। हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो कि ब्लड के कंपोनेंट्स बनाते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जैसे। तो ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी को बनाने वाले स्टेम सेल्स इस बोन मैरो में होते हैं, रेड बोन मैरो में। अब जैसे जैसे एज बढ़ता है तो यहां पे इन सेल्स की, ये रेड बोन मैरो छोटा 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 होते होते उनकी जगह पे फैटी सेल्स आते हैं और वो बोन मैरो येलो में कन्वर्ट होता है। मतलब पहले शुरुआत में तो ये पूरा रेड बोन मैरो होगा, बाद में एजिंग के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो यहां पे सपोज देखो ये हिस्सा इतना भरा पड़ा है, रेड बोन मैरो का है ये हिस्सा, यहाँ पे हीमोपोइटिक स्टेम सेल जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी बना रहे। अब धीरे धीरे यहां पे दूसरे टिश्यू आते हैं उम्र के साथ, एज के साथ, यहाँ पे येलो टिश्यू आते हैं और उसे येलो बोन मैरो कहा जाता है, येलो बोन मैरो कहा जाता है। रेड बोन मैरो कम 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 होते जाता है एज के साथ। तो हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स जो है ये बोन बनाते हैं, सॉरी ये ब्लड बनाते हैं और ये बोन मैरो में होते हैं। और जिस बोन मैरो में हीमोपोइटिक स्टेम सेल है वो रेड बोन मैरो, जिस बोन मैरो में फैट कंटेनिंग सेल्स होते हैं उसे येलो बोन मैरो कहा जाता है। एज के साथ येलो बोन मैरो जो है वो रेड बोन मैरो को रिप्लेस करते जाता है। तो रेड बोन मैरो कम 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 होता जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कंप्लीटली रिप्लेस करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यंग एज में छोटे बच्चों में जहां पे पूरा रेड या फिर मैक्सिमम पोर्शन में रेड मैरो है, वहीं पे एक अडल्ट या 50 के साल के बाद के लोगों के अगर बोन देखो तो वहां पे येलो बोन मैरो सिग्निफिकेंट पोर्शन में होता है, रेड बोन मैरो कम होते जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आरबीसी जो बनता है, न्यूली फॉर्म आरबीसी, याद रखना न्यूली फॉर्म आरबीसी, आप लोग याद करते हो कि आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड, मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। और यहीं पे एक ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इमैच्योर आरबीसीज आर, और ऑप्शन होता है न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड। तो याद रखना जो आरबीसीज इमैच्योर है या फिर जो आरबीसीज न्यूली फॉर्म है वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। मतलब न्यूली फॉर्म आरबीसीज या फिर इमैच्योर आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, उनमें न्यूक्लियस है। फिर आरबीसी जैसे जैसे मैच्योर होते हैं उनका न्यूक्लियस डीजनरेट 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 होते होते मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहता है। मैच्योर आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड। अब ये जो मैच्योर आरबीसी है यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये मैच्योर आरबीसी है, ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योर आरबीसी के। साथ ही साथ मैच्योर आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। यहां पर भी एक एमसीक्यू आएगा, मैं भी बताने वाला हूं उस एमसीक्यू के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। तो फिर अब माइटोकॉन्ड्रिया ये जो सेल ऑर्गेनल है, हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है और उसके थ्रू एटीपी बनती है। अब वो पूछते हैं कि आरबीसी जो है, आरबीसी में कौन सा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन होता है नहीं होता, होगा ही ऑब्वियसली, लिविंग सेल है तो उसको एनर्जी लगेगा जिंदा रहने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, बाकी एक्टिविटीज के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होगी। तो एनर्जी एरोबिकली डिराइव करेगा या अनएरोबिकली? द आंसर इज अनएरोबिकली। आरबीसी में ग्लाइकोलिसिस होता है, आरबीसी में ग्लाइकोलिसिस होता है क्योंकि क्रेब्स साइकिल करने के लिए, क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, याद है प्लांट रेस्पिरेशन, तो वहां पे ये सारी चीजें दी हुई है। तो क्रेब्स साइकिल जो है, भले वो चीजें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल प्लांट रेस्पिरेशन के टॉपिक में दी हो, लेकिन ये सारी चीजें सारे लिविंग सेल्स में होती है। ग्लाइकोलिसिस तो यूनिवर्सली होता है लिविंग सेल्स में, साथ ही साथ एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें मैं कह रहा था कि ग्लाइकोलिसिस जो है ये यूनिवर्सल है, रेस्पिरेशन एरोबिक हो या अनएरोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस होने ही वाला है, साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद
उसके बाद ये सारी बातें रेस्पिरेशन के टॉपिक में कवर होगी, याद रखना जिनको पता नहीं है। तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और उसके बाद जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा है। तो अब जहां माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मतलब इसमें क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो ये एनर्जी कैसे डिराइव करेगा? तो एनर्जी डिराइव करेगा बाय द प्रोसेस और थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इसके साथ साथ यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जैसे ऑर्गेनल भी नहीं होते हैं। अब सवाल ये किसी के भी दिमाग में ये सवाल जनरेट होना चाहिए कि इतना, मतलब इतने मेजर ऑर्गेनल्स क्यों नहीं आए, या फिर स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन आता है जो एमसीक्यू भी है कि आरबीसीज, मैच्योर आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों है? इसलिए नॉन न्यूक्लिएटेड है कि अंदर सपोज ये न्यूक्लियस अगर होता तो इतना जो स्पेस है वो न्यूक्लियस ऑक्यूपाई कर लेता। अब न्यूक्लियस नहीं है, मतलब इतना जो स्पेस है वो स्पेस अब खाली है, और उस खाली जगह में आप रख सकते हो हीमोग्लोबिन को। आरबीसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स अकोमोडेट हो सके, इसलिए आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं बच्चों। आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों होते हैं? हम सबको पता है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन वहां पे अकोमोडेट हो सके, इसलिए वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो है वो अगर होता तो ये इतना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेता। न्यूक्लियस नहीं है तो इस स्पेस में भी हीमोग्लोबिन रख सकते हैं। याद रखना, एक मैच्योर आरबीसी जो है उसमें अराउंड 270 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स एक आरबीसी में होते हैं हीमोग्लोबिन के। और एवरेज कंटेंट या फिर ग्राम्स में अगर हीमोग्लोबिन पूछा जाए, ये एनसीईआरटी में भी दिया है कि ग्राम्स में 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड एचबी होता है, हीमोग्लोबिन होता है। पर 100 ml ब्लड के हर 100 ml में 12 to 16 ग्राम ऑफ एचबी होता है। फिर से एक बार देखते हैं, हमने शुरू किया है आरबीसीज यानी इरेथ्रोसाइट्स। तो काउंट जो है वो 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड होना चाहिए। अगर काउंट इससे ऊपर जाता है तो इट इज पॉलीसाइथेमिया, इससे कम होता है तो इट इज इरेथ्रोसाइटोपेनिया। इरेथ्रो मतलब आरबीसी पॉइसिस यानी फॉर्मेशन। तो आरबीसी फॉर्मेशन की शुरुआत फीटल लाइफ में कहां होती है? तो इट इज इन यॉर्क सैक, इट इज इन लिवर, एंड इन अडल्ट्स इट इज रेड बोन मैरो। एक बार आरबीसी फॉर्म हो जाए तो वो 120 दिन जिंदा रहता है। देखो, आरबीसी एक बार बन जाए तो उसका जो लाइफ स्पैन है बच्चों, इट इज 120 डे, 120 दिन। और 120 दिन के बाद आरबीसी जाके डिस्ट्रॉय किए जाते हैं स्प्लीन में। इसलिए मैंने स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहा है। मतलब आरबीसी जो है वो आरबीसी 120 डेज के बाद स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, इसलिए पॉपुलरली स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान। ग्रेव यार्ड माने कब्रिस्तान, स्मशान भूमी कोणाची? आरबीसी ची। तो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज कौन है? स्प्लीन है। स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन एक छोटा सा ऐसा ऑर्गन होता है स्टमक के पीछे, एक छोटा सा ऑर्गन है जहां पे आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। देन आरबीसी फॉर्मेशन होता कहां पे? तो बोन मैरो एडल्ट में, बाकी दो तो यहां पे लिखे हैं। एडल्ट में बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कौन सा? रेड बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो में येलो बोन मैरो भी होता है, रेड बोन मैरो भी होता है। एक्चुअली बोन मैरो क्या है? तो बोन मैरो लॉन्ग बोन के अंदर जो कैविटी होती है वहां पे भरा हुआ सॉफ्ट टिश्यू के कंटेंट को बोन मैरो कहा जाता है। अगर ये सॉफ्ट टिश्यू हीमोपोएटिक स्टेम सेल से बने हुए हैं, अगर वहां पे हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स भरे पड़े हैं तो वो ब्लड के कंपोनेंट्स बनाएंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी जैसे, और उस बोन मैरो को कहा जाता है रेड बोन मैरो। यंग एज में रेड बोन मैरो ज्यादा होता है, और धीरे धीरे उम्र के साथ, एज के साथ उस रेड बोन मैरो के सेल्स की जगहों को रिप्लेस कर दिया जाता है फैट कंटेनिंग सेल से। उसे येलो बोन मैरो कहते हैं, येलो बोन मैरो कहा जाता है। नाउ
अब आरबीसी जब बनता है तब वो न्यूक्लिएटेड होता है, और जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाता है उसका न्यूक्लियस जो है वो छोटा छोटा होते होते फाइनली डिजेनरेट होता है। इसलिए मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूक्लियस की जो जगह है वहां पे हीमोग्लोबिन रखना है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैसे होता है, वही हम आगे बात करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि जो आरबीसी का रेडनेस है, आरबीसी लाल क्यों है कलर में, तो इट इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये जो अंदर का स्पेस है वहां पे न्यूक्लियस नहीं है, हीमोग्लोबिन है, और एक मैच्योर आरबीसी में 270 मिलियन हीमोग्लोबिन अकोमोडेट करने की जगह होती है, कैपेसिटी होती है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है, वहां पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी वहां पे एब्सेंट है। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल में 12 to 16 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो आरबीसी जो होता है मैच्योर कुछ इस तरह से होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं है। किन ऑर्गेनिजम्स के आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है? तो मैमल्स के जो आरबीसीज है, मैमल्स के आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसमें एक दो एक्सेप्शंस हैं। एक होता है कैमल का और दूसरा होता है लामा का। कैमल और लामा के आरबीसीज न्यूक्लिएटेड है। कैमल और लामा मॅमल होने के बावजूद, मॅमल्स म्हणजे सस्तन प्राणी ज्यांच्यामध्ये मॅमरी ग्लँड्स असतात, जे डायरेक्टली पिलांना जन्म देतात, अंडी देत नाहीत। मीन्स जो विविपैरस होते हैं, ओविपैरस नहीं होते हैं, जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, जिनमें एग लेइंग नहीं होता है। एक्सेप्शन है प्लेटिपस अकेला ऐसा मैमल है जो एग लेइंग मैमल है, प्लेटिपस। बाकी सारे मैमल जो है उनमें डायरेक्टली बेबीज को बर्थ या जन्म दिया जाता है। सेकेंडली फीमेल में मैमरी ग्लैंड होता है, और ये जो बॉडी पर हेयर होते हैं, थ्रोट, बॉडी और कान बाहर होते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन वो इस टॉपिक का कंटेंट नहीं है डिस्कशन के लिए। तो सारे मैमल्स के आरबीसी जो है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिर्फ कैमल और लामा के छोड़ के। ये लामा क्या है? तो लामा की जो इमेज है वो देखकर आपको ये समझ में तो आ रहा होगा कि ये कैमल जैसा ही दिख रहा है। इसकी फैमिली है कैमिलाइडी, और ये जो उसके बॉडी के ऊपर जो ऊल होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, इकोनॉमिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, और इसे लोग डोमेस्टिक मतलब इसको कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए लोग रखते हैं लामा को। तो ये जो लामा है, ये लामा और कैमल, इनमें आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं। आरबीसी का ये जो शेप है देखो, उसकी ये साइड भी कॉन्केव है और ये साइड भी कॉन्केव है, तो इसलिए आरबीसी के शेप को बायकॉन्केव कहा जाता है। क्या एडवांटेज हो सकता है इस शेप का? ऐसा होने का कुछ तो रीजन होगा ना। तो रीजन ये है कि इस शेप की वजह से हमारे बॉडी के जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, आरबीसी बायकॉन्केव होने की वजह से आसानी से इन माइन्यूट और नैरो कैपिलरीज में से पास हो जाता है। अगर यहीं पे ये आरबीसी स्पेरिकल होता, मतलब ऐसा अगर होता, तो वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता, अटक जाता, वो इन नैरो कैपिलरीज से गुजर नहीं पाता। तो बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल से पास होने के लिए ये जो बायकॉन्केव शेप है बच्चों, दिस बायकॉन्केव शेप बेनिफिशियल होता है। आरबीसी जो है, फंक्शन क्या होता है आरबीसी का? तो फंक्शन में लंग से, देखो हम सबको पता है कि हम जो सांस लेते हैं वो लंग में जाती है, और वहां से जो सांस या फिर जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं उस ऑक्सीजन को ब्लड में डाला जाता है। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है ब्लड में, वो 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी करता है। तो आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, बॉडी के अलग अलग टिश्यू तक लंग से। देखो यहां पे लंग है और ऑक्सीजन की जरूरत है, मतलब टो से लेके हेड तक हर सेल को होती है। तो ये जो ऑक्सीजन कंडक्शन का काम है ये आरबीसी करते हैं,
और उनका जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। तो ऑक्सीजन कंडक्शन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, और टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना होता है बच्चों, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग में लाने का काम भी आरबीसीज करते हैं। मतलब आरबीसीज कंडक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग। अब इसमें लंग्स क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर कर देता है और फिर से नया ऑक्सीजन लेता है। वो नया ऑक्सीजन लंग से फिर टिश्यू तक कैरी करने का काम आरबीसीज करते हैं। देन हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन को अगर डिस्क्राइब करना हो तो इट इज आयन कंटेनिंग, इसमें आयन है, इट इज आयन कंटेनिंग रेड कलर, लाल कलर का प्रोटीनेशियस पिगमेंट है, प्रोटीन से बना हुआ पिगमेंट है। इट इज आयन कंटेनिंग, आयन है उसमें, रेड कलर्ड प्रोटीनेशियस पिगमेंट, लाल कलर का आयन से और प्रोटीन से बना हुआ पिगमेंट है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है एक अडल्ट में 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। अब हीमोग्लोबिन बना हुआ दो हिस्सों से है, जरा ध्यान दीजिए, ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है और मैं जा रहा हूं कहां पे, जिन लोगों ने डाइजेशन ठीक से पढ़ा है उन लोगों को तुरंत याद आ जाएगा। मैं अभी इसे लिंक कर रहा हूं बिलीरुबिन बिलीवर्डिन फॉर्मेशन से, जो बाइल पिगमेंट है जो हमारे लिवर में बनते हैं, उससे मैं अब वहां तक आपको पहुंचाऊंगा। तो हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन दो हिस्सों से बना है, हीम एंड दूसरा है ग्लोबिन, हिम और ग्लोबिन। टॉपिक आसान है, आपको मेरे साथ साथ ही याद करना है, नंतरच्यासाठी ठेवूच नका, वाटल्यास कॉन्सेप्ट जे आहे ते परत परत रिवाइंड करून करून परत प्ले करायचं। तर इथं हे थोडंसं व्यवस्थित लक्ष द्या, हा पॉईंट एनसीईआरटीत नाही आहे हा डायरेक्टली, पण बिलीरुबिन बिलीवर्डिन त्या सगळ्या गोष्टी एनसीईआरटी मध्ये दिलेल्या आहेत, त्याच्यावर कितीतरी क्वेश्चन्स पण आहेत डायजेशन सोबत। तर मी आता हा कॉन्सेप्ट तुम्हाला तिथं लिंक करून दाखवतोय की बिलीरुबिन आणि हिमोग्लोबिनचा संबंध कसा येतो। तर हिम और ग्लोबिन ऐसे दो हिस्सों से ये हीमोग्लोबिन बना होता है। इसमें ग्लोबिन क्या है, तो ग्लोबिन प्रोटीन कंपोनेंट है, इसका प्रोटीन पार्ट है जो 4 अमाइनो एसिड के चेन से बना है। 4 पॉली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड चेन, ऐसे 4 अमाइनो एसिड से बने हुए पॉलीपेप्टाइड चेन से ये बना हुआ है। आता इथं आणखी एक क्वेश्चन मी तुम्हाला सांगतोय जो की तुम्हाला क्लिक होईल, ज्यांनी वाचलाय त्यांना, बायोमॉलिक्युल्स या टॉपिक मध्ये आठवतो तुम्हाला प्रोटीनची स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर आणि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन्स का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। याद है आप लोगों को प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें स्ट्रेट चेन होती है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में या वो ऐसे प्रोटीन दिखाते हैं जो एक से ज्यादा, मतलब मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, जहां पे एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर टेल्स अस अबाउट द पैटर्न और ओरिएंटेशन ऑफ दिस पॉलीपेप्टाइड चेन्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस में कैसी उनकी अरेंजमेंट है, वो कोई स्क्वायर बना रहे हैं, वो कोई बॉक्स स्क्वायर बना रहे हैं, या कोई क्यूब बना रहे हैं, या फिर कोई स्पेयर बना रहे हैं, किस तरह से वो एक दूसरे से अरेंज है, किस पैटर्न में वो एक दूसरे से अरेंज है, इस पे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर डिफाइन होता है या बनता है। और हीमोग्लोबिन का ये जो ग्लोबिन है वो भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, जिसमें के 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। और ये जो हिम है, ये हिम आयन और पॉर्फायरिन से बनता है, आयन और पॉर्फायरिन से बनता है। अब ये 4 चेन है, हर एक चेन को एक एक हीम मॉलिक्यूल अटैच होता है, मतलब यहां पे एक हीम है, यहां पे भी एक हीम है। अब हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर एक हीम अटैच हो जाए तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब 2 अल्फा चेन है तो वहां पे 2 हीम होंगे, और 2 बीटा चेन में भी 2 हीम होंगे। तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में आयन और पॉर्फायरिन से बने हुए कितने हीम मॉलिक्यूल अटैच हो गए, तो 1, 2, 3 और 4। और एक हीम मॉलिक्यूल, एक हीम कंपोनेंट
एक ऑक्सीजन कैरी करता है, एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। तो ऐसे कितने हीम है? 4 हीम है। तो इस वजह से 1 Hb, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कैन कंबाइन विद द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ वो कंबाइन हो सकता है। एंड द मॉलिक्यूल और द कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के कॉम्बिनेशन से बने हुए मॉलिक्यूल को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये बाइंडिंग रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब कैसे? हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है लंग्स में या लंग के अल्वेओलाई में, और वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाता है। उसके बाद ये हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, और आरबीसी ब्लड फ्लो के साथ ट्रैवल करते बॉडी टिश्यू के पास, अलग अलग बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन खींच लिया जाता है। मतलब उस पॉइंट पे टिश्यू लेवल पे हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है। मतलब ये जो बॉन्डिंग है रिवर्सिबल है। एक बार फॉर्म हुआ तो ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन सेपरेट नहीं होते हैं। ये बाइंडिंग ट्रांजिएंट है। रिवर्सिबल कहने की जगह ये ट्रांजिएंट कहीं ज्यादा प्रॉपर है वर्ड इसके लिए। ट्रांजिएंट मतलब यहां पे फॉर्म हो रहे हैं लंग्स में, और बॉडी टिश्यू के पास वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है। अब बॉडी टिश्यू में क्या जनरेट हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ है। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन छोड़ दिया वहां पे, और बॉडी टिश्यू से लिया कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ कंबाइन होता है तो वहां पे क्या बनता है? वहां पे कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनता है। याद रखना, आप कंफ्यूज किससे होते हो? आपको ऑप्शन में मिलेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसा क्वेश्चन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। ऑप्शन पहला कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन दूसरा कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। तो याद रखना कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन आपको याद करना है या मार्क करना है उस क्वेश्चन में, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म बाय द बाइंडिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तब वहां पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और यही पे याद रखना कि बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन और विथ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांजिएंट। वो ब्रेक होता है बॉन्ड आसानी से, लेकिन दिस बाइंडिंग इज नॉट ट्रांजिएंट, ये परमानेंटली बाइंड हो जाता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड आपके बॉडी में चला जाए तो उसके साथ कंबाइन हुआ हीमोग्लोबिन जो है वो उसी के साथ रहता है, या उसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, हीमोग्लोबिन को फ्री करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के इनहेलेशन से होती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जिसमें बॉडी के अंदर, मतलब आप कितनी भी सांस लो, आपके लंग में ऑक्सीजन है लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है। टिश्यू को ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जो हीमोग्लोबिन चाहिए, वो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड हुआ पड़ा है, और वहां पे फ्री Hb नहीं होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस। अब मैंने क्या कहा, एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं कह रहा था कि मैमल्स के आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड है एक्सेप्ट कैमल और लामा, देन उनमें न्यूक्लिएटेड है। अब आरबीसी का जो शेप है वो बाय कॉन्केव है, दोनों साइड से कॉन्केव, और ये शेप आरबीसी को छोटे छोटे कैपिलरीज से जाने के लिए मदद करता है, वो हेल्पफुल होता है। फंक्शन आरबीसी का क्या है? लंग से टिश्यू तक ऑक्सीजन कैरी करना और टिश्यू से लंग तक कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना। जब आरबीसी के अंदर कौन है? हीमोग्लोबिन में क्या है? हिम और ग्लोबिन प्रोटीन कंपोनेंट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग प्रोटीनेशियस पिगमेंट जो कि रेड कलर का है। तो ग्लोबिन ये जो प्रोटीन कंपोनेंट है ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। अब इसमें ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा। हिम जो कंपोनेंट है, इस हिम में आयन और पोरफायरिन होता है। अब हिम मतलब आयन और पोरफायरिन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन से एक हिम कंपोनेंट बाइंड होता है। तो हीमोग्लोबिन में ऐसे कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है? 4, 2 अल्फा 2 बीटा। तो कितने हिम मॉलिक्यूल बाइंड होंगे? 4 हिम मॉलिक्यूल बाइंड होंगे। ये जो 4 हिम मॉलिक्यूल है, ये 4 एक अगर ऑक्सीजन, मतलब हर हिम एक ऑक्सीजन से बाइंड होता है, तो टोटल 4 मिलके 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होंगे। इसलिए एक हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन से कंबाइन हो सकता है?
4 ऑक्सीजन से कंबाइन हो सकता है। एंड द कंपाउंड मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से क्या बनता है? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। और कार्बन मोनोऑक्साइड और एचबी के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बामाइनो और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आरबीसी का लाइफ स्पैन हम कह रहे हैं कि 120 डेज का होता है। तो 120 दिन के बाद ये आरबीसी जाते हैं स्प्लीन में, और स्प्लीन में आरबीसी का होता है डिस्ट्रक्शन। आरबीसी जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है आरबीसी का। और आरबीसी के साथ साथ हीमोग्लोबिन का भी ब्रेकडाउन होता है। हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के दौरान हीमोग्लोबिन का हीम कंपोनेंट अलग कर दिया जाता है, ग्लोबिन कंपोनेंट अलग कर दिया जाता है। ग्लोबिन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है और पॉलीपेप्टाइड चेन अमीनो एसिड से बनता है। तो इस ग्लोबिन के अमीनो एसिड अलग अलग कर दिए जाते हैं और जो अलग अलग जगहों पे रीयूज भी किए जा सकते हैं। मतलब अमीनो एसिड बाकी कई सारे प्रोसेस में रीयूज भी कर लेता है बॉडी। बचा हीम। हीम में 2 पार्ट थे, आयन और पोरफायरिन। ये आयन जो है, ये आयन भी फेरिटीन के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। मतलब आयन को फेरिटीन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर दिया जाता है, स्टोर्ड इन द फेरिटीन फॉर्म। बचा ये पोरफायरिन। ये पोरफायरिन आता है लिवर में, स्प्लीन से इसे लिवर में लाया जाता है। तो ये स्प्लीन से लिवर में आने के बाद इस पोरफायरिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है बिलीवर्डिन में, और बिलीवर्डिन से बनता है बिलीरुबिन। और ये बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन क्या है? बाइल पिगमेंट है जो आपके बाइल में होते हैं और जो कि लिवर में बनता है। अगर बिलीवर्डिन बिलीरुबिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए तो वहां पे जॉइंटिस होता है, बॉडी स्किन का येलोइश डिस्कलरेशन होता है। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन और बाइल से रिलेटेड बाकी डिटेल्स ऑब्वियसली डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के टॉपिक के वक्त कवर हो गए। अब किसी भी वजह से आरबीसी का काउंट अगर कम होता है या फिर हीमोग्लोबिन कम होता है, या यूं कहो कि आरबीसी की फॉर्म, या फिर यूं कहो कि डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से ब्लड की ऑक्सीजन को कैरी करने की अगर कैपेसिटी कम होती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है एनीमिया। एनीमिया इज द कंडीशन इन विच देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। वो एचबी कम होने की वजह से हो सकता है या आरबीसी के कम होने से भी हो सकता है। दिस इज इट ऑल अबाउट। अब इसके बाद और एक बात मैं लेक्चर खत्म करने से पहले क्लियर कर दूं कि इसके बाद हम लोग डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो, यही बोलना बाकी रह गया था मेरा, इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो वो कमेंट में पोस्ट कीजिए। डाउट्स मत रहने दीजिए, क्योंकि वो डाउट्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं और आप उसको फिर वो कंसेप्ट आपके वैसे ही वीक रहेंगे। तो जो भी डाउट्स है कमेंट में पोस्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। सो दिस इज इट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।